SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश पितवानी। बच्चों, आज के आपके इस लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो हैं पार्ट 5 के बाद में पार्ट 6 ले रहे हैं। इनकम टैक्स का सैलरी हेड के चैप्टर में हम चल रहे थे, तो उसमें पार्ट 6 मैं आज ले रही हूँ आपका इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ परक्विजिट्स का वैल्यूएशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि देखिए दो वर्ड्स हैं हमारे पास में, एक है कैलकुलेशन और एक है वैल्यूएशन। पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैलकुलेशन का मतलब हम गणना करते हैं और वैल्यूएशन का मतलब है कि हम जहाँ पर हमें गणना नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हमें एक उचित आधार की आवश्यकता पड़ती है और उचित आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमें वैल्यूएशन की जरूरत किस में पड़ती है बच्चों? परक्विजिट्स में। अनुलाभ मैंने आपको बताया था कि नॉन कैश बेनिफिट्स हैं। कर्मचारी को रहने के लिए मकान दे दिया, कार दे दिया, आपने उसे हॉस्टल में रहने दे दिया, होटल में रहने दे दिया, आपने उसे गैस पानी की सुविधा दे दी। जो भी सुविधाएं दी हैं उनका वैल्यूएशन करके, उनका मूल्यांकन करके उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो हमने एक देखा था, उसमें अलाउंस था रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो उसे दी जाती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसका वैल्यूएशन परक्विजिट का कैसे किया जाए। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वैल्यूएशन है फर्निश्ड हाउस का। अगर आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन उसको दी है लेकिन फर्निश्ड हाउस है, तो फर्निश्ड हाउस के लिए पहले मैं चाहूँगी कि ए को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग और पहले बी को समझ लेते हैं, अनफर्निश्ड को, क्योंकि अनफर्निश्ड वाला जो वैल्यूएशन है उसी को फर्निश्ड में काम लिया जाएगा। तो अनफर्निश्ड हाउस का मतलब है कि उसको आपने बिना फर्नीचर वाला मकान जो है रहने के लिए कर्मचारी को दिया है। तो उसको 3 तरह के कर्मचारी को ये आप इसको दे सकते हैं आप। पहला तो ये कि अगर आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को रहने को मकान दिया है, तो फिर ये कि उस पर जो भी लाइसेंस फी उस मकान की पे हो रही है, उसकी जो भी पैसा गवर्नमेंट पे कर रही है वो पूरा का पूरा जो है कर्मचारी से ले लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि भाई ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी, इसकी ये पैसा जो है गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उसको आप टैक्सेबल कर देंगे। दूसरे कर्मचारी होते हैं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, अदर एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं आप जिन्हें। तो इनमें क्या है कि 2 तरह के हम इनको ले रहे हैं। इफ़ इट इज़ ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मान लीजिए मकान जो है नियोक्ता का खुद का है ना। कई बार क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी के लिए मकान जो है एम्प्लॉयर खुद बना के देता है, तो उसने खुद अगर मकान बना के दिया है तो उसकी 3 कंडीशंस इसमें मैंने आपको दी हैं कि अगर उसकी पॉपुलेशन कौन से एरिया में मकान है उसका ये देखना होगा। एज पर सेंसस जनगणना 2001 के हिसाब से 10 लाख रुपये तक का, 10 लाख तक की अगर वहाँ की पॉपुलेशन अगर है तो वहाँ पर 5% ऑफ सैलरी का उसका जो है टैक्सेबल कर दीजिए आप, कर्मचारी की सैलरी का 5%। ठीक है, और अगर मान लीजिए मकान जो उसका 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक की आबादी में है, पॉपुलेशन एरिया में है, तो उसका 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि ज़्यादा बड़े एरिया में रह रहा है तो उसका किराया ज़्यादा लग रहा होगा। इस तरह से उसका जो है वैल्यूएशन होता है। और एक्सीडिंग 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, यानी एम्प्लॉयर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा होगा, तो फिर कर्मचारी का 15% ऑफ सैलरी का जो है उसमें टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये अगर कर्मचारी का नियोक्ता का खुद का मकान है, एम्प्लॉयर का मकान है और उसने एम्प्लॉय को रहने को दिया है। अगर आप सेकंड कंडीशन है टेकन ऑन लीज्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भी उसको लीज पे लेके अगर कर्मचारी को दिया है, तो फिर एक्चुअल लीज रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है या तो वो ले लीजिए, और या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले क्या करेंगे कि कर्मचारी का मकान का अनफर्निश्ड मकान का वैल्यूएशन करेंगे। वो जिस कैटेगरी में आ रहा है इसमें से आप उस तरह से उसका वैल्यूएशन करिए, और फिर उसका अगर फर्निश्ड आपको क्वेश्चन में दिया है तो क्या करेंगे आप, फर्निश्ड के लिए पहले उसे देखिए लिखा है वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, उसे अनफर्निश्ड मानते हुए वैल्यूएशन कर लीजिए और फर्नीचर का एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ लीजिए उसमें आप। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो है उसका 10% पर एनम, साल के हिसाब से 10% जो है उसका उसमें उसको ऐड कर लिया जाएगा। और मान लीजिए आप कहते हैं नहीं भाई मालिक ने तो, एम्प्लॉयर ने उसको जो है फर्नीचर की कॉस्ट नहीं है पे की, उसने भी किराए पे लेके फर्नीचर दिया है, तो जो एक्चुअल किराया उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो जो है कर्मचारी से लेकर के उसमें ऐड कर लिया जाएगा और ये इसकी सुविधा का मूल्य हो जाएगा। और मान लीजिए यहीं पे ये कंसेशनल सुविधा होती तो क्या होता बच्चों, कंसेशनल का मतलब है कि वो प्योरली फ्री नहीं है, तो हम क्या पहले फ्री की तरह निकाल लेंगे और फ्री की तरह वैल्यूएशन करने के बाद फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड जिस कैटेगरी में है वैल्यूएशन कर लेंगे आप, और उसमें से फिर उसको कंसेशनल जो अमाउंट उससे गवर्नमेंट या उसका एम्प्लॉयर उससे चार्ज कर रहा है उसको माइनस करके उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि जो पैसा आप चार्ज कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो सुविधा नहीं है, वो उसका आप अलग से उससे चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद होटल एकोमोडेशन जो है उसके रूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि अगर उसे होटल में आप रहने के लिए सुविधा दे रहे हैं, अनफर्निश्ड होटल है मान लीजिए, तो उसका जो है उस पर कोई टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फर्निश्ड होटल में उसे रहने के लिए सुविधा दी है तो जो भी एक्चुअल चार्जेस हैं उस होटल के आप पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, या फिर 24% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। दोनों में से जो भी कम है वो उस एम्प्लॉय का टैक्सेबल हो जाएगा।
इफ़ द होटल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉट मोर देन 15 days, ये शर्त जरूरी है कि ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल, है ना, कि भाई उसकी जो है नॉट मोर देन 15 दिन से ज़्यादा की इसको सुविधा आप होटल में नहीं दे सकते हैं, तभी उसका जो है सुविधा दी जाएगी उसको। इसके बाद लास्ट हम ले रहे हैं इसके रूल्स फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। अगर आपने कर्मचारी को गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की या वाटर सप्लाई की सुविधाएं दी तो उन पर कैसे टैक्स लिया जाए, तो ये हम देखते हैं कि उसकी सुविधाओं का मूल्यांकन क्या है। पहला हम ले रहे हैं वेयर एम्प्लॉयर हैज सप्लाइड गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पज फ्रॉम हिज ऑन रिसोर्सेज विदाउट परचेजिंग फ्रॉम एनी अदर एजेंसी। कई बार क्या होता है कि वाटर वर्क्स है वो अपने कर्मचारी को सुविधा दे रहा है कि भाई पानी की सुविधा आपके लिए फ्री है, या इलेक्ट्रिसिटी जो RSCB डिपार्टमेंट है वो अपने कर्मचारी को देता है भाई तुम्हारे लिए सुविधा फ्री है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर खुद का मालिक की खुद की सुविधा है, एम्प्लॉयर की खुद की चीज़ है वो, तो वो उसका बेनिफिट जो है उसका द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट इज मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, जो उस पर मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट आ रही है वो कम आती होगी जो भी आती है, तो वही कर्मचारी से लेकर के उसको सुविधा का मूल्य माना जाएगा। जो सुविधा का मूल्य वो टैक्सेबल होगा। Where the employer has supplied gas, electricity or water for household purpose by purchasing from outside agencies, value is amount actually paid by employer। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर जो है उसे बाहर से कोई सुविधा लेकर के दे रहा है ना, बाहर से पानी दे करके या लाइट के लेकर के और कर्मचारी को दे रहा है, तो फिर उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। सुविधा का मूल्य मतलब टैक्सेबल। वेयर एनी अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉई द अमाउंट सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू सो अराइव्ड। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का अमाउंट जो एम्प्लॉय खुद कह रहा है मैं खुद ही पे कर रहा हूँ, तो फिर जो पे करके आ रहा है वो उसका अमाउंट उसका वो खुद ही पे कर रहा है, तो उसको जो है इसका सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। धन्यवाद।